नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। आज सीबीआई ने आरजी कर हॉस्पिटल पहुंचकर घटनास्थल की जांच की और सबूत इकट्ठा किए। तो वहीं मृतक ट्रेनी डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने वाले डॉक्टर सोनड़ गोस्वामी ने पुलिस की जांच का खंडन करते हुए कहा कि ये किसी एक का काम नहीं है, 3-4 लोगों के शामिल होने की आशंका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात करने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन आज भी कोलकाता, लखनऊ, जयपुर और भी कई राज्यों में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं। देखिए, इसमें कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना त्वरित अनुसंधान हो, न्याय मिले, क्योंकि जो घटना हुई है ना, रोंगटे खड़ी कर देती है। और लेकिन मुझे दुख होता है कि ये देश निर्भया वाले कांड के बाद भी सीख नहीं पाया। मैं बार बार आपके माध्यम से मैंने कहा कि अगर यूपी में घटना हो तो बड़ा आसान है यूपी सरकार को ब्लेम कर देना, बंगाल में घटना हो, बंगाल सरकारों की अपनी भूमिका होती है। लेकिन एक समाज के रूप में हम दरिंदगी की ओर बढ़ गए हैं, हम बीमार हो गए। नहीं तो कहां 3 साल की बच्ची के साथ रेप, 4 साल की बच्ची के साथ रेप, 7 साल की बच्ची के साथ रेप, डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ रेप। ये समाज के लिए भी बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। क्यों डीएमई सुशांत रॉय, डॉक्टर अभिक दे किस लिए 9 तारीख वहां गया था? आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगा। देखिए, बंगाल आज अराजकता का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है और ये अराजकता अराजक तत्वों के द्वारा तो हो रही है, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये राज्य सत्ता के द्वारा प्रायोजित हिंसा है और राज्य सत्ता में तृणमूल के कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलेआम महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को जमीन पर लिटा लिटा कर उनके अंग प्रत्यंगों के साथ में खिलवाड़ करते हुए वो उनका अपमान कर रहे हैं। एक घटना नहीं है, कई दर्जन घटनाएं ऐसी बंगाल में हुई हैं। बंगाल आज अराजकता का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है
और मैं समझता हूं कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो उस पर अंकुश लगाने के बजाय ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और उनको कोई ना कोई पद दे रही है, कोई ना कोई प्रलोभन दे रहे हैं उनके तृणमूल के कार्यकर्ता। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी उपचुनाव की जंग के बीच फूलपुर से फेमस हुई राहुल अखिलेश की जोड़ी पर फूलपुर में ही ग्रहण के काले बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले लगातार भाईचारे के दावे के बीच अब 50-50 को लेकर सपा कांग्रेस में टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। यूपी में उपचुनाव से पहले भाईचारे का पर्याय बने इंडिया गठबंधन की गांठें अब खुलने का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि अभी तक साथ साथ का दावा करने वाले सपा और कांग्रेस के उपचुनाव पर तालमेल फिट नहीं बैठ रही, जिसका कारण है 5-5 समीकरण, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार दबाव की रणनीति पर काम कर रही है। मगर सपा इस बार लोकसभा की तरह कांग्रेस के दबाव पर भाव देती दिखाई नहीं दे रही। प्रयागराज की फूलपुर सीट की बात करें तो माना जा रहा है कि अंदर खाने दोनों ही पार्टी इस सीट पर अपना दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ रहा है, पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। आपको याद होगा कि फूलपुर की सीट पर राहुल अखिलेश के वाद संवाद के बाद यूपी के दो लड़कों की जोड़ी फेमस हुई थी, जिसका कमाल यूपी लोकसभा में ऐसा दिखा कि बीजेपी को अपना बना बनाया किला तक छोड़ना पड़ गया और बीजेपी मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। मगर दिलचस्प बात तो ये है कि उसी फूलपुर सीट से दो लड़कों के बीच दरार की भी दस्तक सुनाई दे रही है, क्योंकि जिस फूलपुर सीट पर सपा मजबूती से दावा कर इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की कमान सौंप चुकी है, उसी सीट के लिए कांग्रेस भी लगातार दबाव की रणनीति खेलकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि फूलपुर के अलावा सपा की बात करें तो खबर है कि गाजियाबाद की सीट कांग्रेस की झोली में डालने की तैयारी सपा सुप्रीमो पहले ही कर चुके हैं। मगर इस सीट के अलावा सपा कांग्रेस को अपने घर में आगे बढ़ने को लेकर लक्ष्मण रेखा भी खींच सकती है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पत्ते साफ हैं और लोकसभा की जीत से उत्साहित होने के बाद अब कांग्रेस 50-50 के फॉर्मूले के अलावा किसी और समझौते पर सहमत होती दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर प्रयागराज मंडल की फूलपुर सीट के साथ ही जिस तरह से कांग्रेस ने अपने चहेते केएल शर्मा को कानपुर की सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी दी, उससे साफ है कि कांग्रेस की मंशा आधी हिस्सेदारी की। मगर यूपी में इंडिया गठबंधन में अखिलेश का फैसला आखिर क्या होता है? क्या दो लड़कों की जोड़ी का सामंजस्य दिखता है या फिर भाईचारे का दावा हवा हवाई ही साबित होता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्रांतिकारियों ने देश को स्वतंत्र कराया है, सत्ता की लालच में देश का विभाजन हो। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज के समारोह में सहभागी बन रहे सभी महानुभाव और विभाजन की त्रासदी को झेले हुए परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों,
आज पूरा देश विभाजन की त्रासदी की स्मृति दिवस में एकत्र होकर के इतिहास उन काले अध्यायों को स्मरण कर रहा है। इतिहास केवल एक अध्ययन का विषय नहीं होता है, वह एक प्रेरणा होती है। गलतियों की परिमार्जन का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक संकल्प होता है। और विभाजन की त्रासदी हम सबको इन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। आखिर क्या कारण था कि दुनिया का एक सनातन राष्ट्र हजारों हजार वर्षों से जो एक भारत रहा हो, वह भारत पहले गुलाम हुआ, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा यहां की परंपरा और संस्कृति को रौंदा गया, तोड़ा गया, अपवित्र किया गया, इस देश को गुलाम बनाया गया। और जब भारत ने अंगड़ाई ली थी, आजादी की लड़ाई को लेकर के देश के महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस लड़ाई को लड़कर के देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब उसकी पूर्णता का समय आया तो विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी। स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। कौन नहीं जानता कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव, सत्ता लोलुपता, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, इसके लिए चाहे देश को ही दांव पे क्यों न लगाना पड़े। और यही तो हुआ, यही 1947 में भी हुआ और 1947 के बाद भी लगातार यही हो रहा है। जब भी इन लोगों के हाथों में सत्ता आई, इन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की और उसकी कीमत इस देश को, इस देश की भोली भाली जनता को तब भी चुकानी पड़ी थी और लगातार लंबे समय तक चुकानी पड़ी है। यह विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी हम सबको उन्हीं गलतियों के परिमार्जन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज वाराणसी पहुंचे, जहां विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा गुंडा और अराजकता को बढ़ावा देती है। जन की विभीषिका को याद करके सिहर उठते हैं। जिन लाखों युवाओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने भारत की आज़ादी से एक दिन पहले अपने घर बार को छोड़ करके पाकिस्तान से भारत में विभिन्न स्थानों पर आए थे, जिस त्रासदी को झेला था, आज हम सब सिहर उठते हैं याद करके। ट्रेन की ट्रेन काट दी गई थी, खुलेआम कत्लेआम हुआ था,
खून की नदियां बही थीं। इतिहास से हमें क्या सीख मिलती है, हम अपने सभी नागरिकों के बीच में उस बात की चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विभाजन की क्या त्रासदी, क्या विभीषिका थी, और उन सभी जो हमारे भारत माता के सपूत थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी गठन काल से ही गुंडई अराजकता को बढ़ावा देती रही है। समाजवादी पार्टी जब जब पावर में आई है, इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं, चाहे अयोध्या की घटना हो, चाहे कन्नौज की घटना है। बहु बेटियों की इज्जत आबरू से लूटने वालों को प्रमोट करने का काम, उनके आचरण को ढकने का काम समाजवादी पार्टी ने प्रारंभ से ही किया है। अयोध्या में उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, और यहाँ उनकी नेता कह रही हैं कि नार्को टेस्ट कराया जाए। बहुत ही दुखद है, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के इतिहास को आप थोड़ा पन्ने पलट करके देखिए। जब जब इनको ताकत मिली है, जब जब ये पावर में आए हैं, हमेशा बहु बेटियों की इज्जत आबरू को खतरे में डालने का काम इन्होंने किया है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की भरमार हुई है। प्लाट, मकान, दुकान पर कब्जे करने का काम समाजवादी पार्टी के संरक्षण में इनकी सरकारों के दौरान हुआ है। और हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हम अपनी बहु बेटियों को 100% सुरक्षा देंगे। इन दोनों मामलों में हम कोर्ट के माध्यम से पैरवी करके बड़ी से बड़ी सजा दिलाएंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी कांपेंगी। इतनी बड़ी सजा दिलाएंगे, नजीर बनेगी। तो वहीं 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से लौटे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बुधवार से होने वाली पदयात्रा को स्थगित कर दिया गया। यह पदयात्रा राजधानी के विभिन्न स्थानों पर होनी थी। अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की यह पदयात्रा 14 अगस्त की बजाय 16 अगस्त से शुरू होगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसा स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों को लेकर दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर किया गया है। मनीष जी 17 महीने केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी, और उसके बाद पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि 14 तारीख से, यानी कि आज से, मनीष जी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे। आज ये पदयात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा में होनी तय थी, मगर कल दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा और सतर्कता के कारणों से स्वतंत्रता दिवस से पहले उसकी पूर्व संध्या पे इसको ना करके इसको पोस्टपोन कर दिया जाए 1-2 दिन, तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला स्वतंत्रता दिवस का है, सुरक्षा और सतर्कता का है। और हमें लगा कि पुलिस की सलाह जेन्युइन सलाह है, तो मनीष जी ने ये कहा है कि इस पदयात्रा को 14 अगस्त को ना शुरू करके 16 अगस्त से शुरू करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से शुक्रवार को उसी समय 5 बजे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में डीडीए फ्लैट्स कालकाजी इलाके में पदयात्रा की शुरुआत जो है की जाएगी। तो वहीं ज्ञानवापी में वजूखाने की भी एएसआई सर्वेक्षण कराने की मांग की गई, जिसमें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। दरअसल इंतजामिया कमेटी के वकील के बीमार होने से सुनवाई चल गई। आपको बता दें कि अब अगली सुनवाई 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। तो वहीं कांग्रेस अपने सहयोगी इंडिया गठबंधन से झारखंड में 33 सीटों का दावा कर रही है। कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी के कम वोटों वाली सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है। 24 अगस्त को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गिरीश झारखंड में 2 दिनों के दौरे पर हैं। वो जिला अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों से मिलेंगे। वैसे लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद वो काफी उत्साहित है। वह सहयोगी पार्टियों से झारखंड विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीट लेना चाहते हैं। कांग्रेस अपनी जनाधार बढ़ाने के लिए अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह में बड़ी रैली करने का आयोजन बना रही है।
कांग्रेस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी भाग लेंगे। तो यूपी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर तंज कसा। सपा प्रमुख ने बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कलह बरकरार रहने का इशारा किया। एक्स पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि आपसी खटपट का क्या हुआ, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, आप दोनों के बीच की रार तकरार खत्म हुई या झूठी मुस्कानों से दरार ढकी जा रही। तो वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संथाल परगना क्षेत्र में शरण लेने वाले बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने बांग्लादेशियों के अवैध प्रवास से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के क्षेत्र के मूल निवासियों की पहचान करने का अभियान शुरू करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदकों की भूमि दस्तावेजों और निवास स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही जारी किया जाए। पीठ ने कहा कि पड़ोसी देश से अवैध घुसपैठ एक खतरनाक समस्या है। राज्य और केंद्र सरकार के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जौनपुर है, जहां शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने महिलाओं को मारपीट कर घायल कर दिया। इसके बाद दबंगों ने रिहायशी छप्पर में आग लगा दिया। जमीनी विवाद को लेकर पचीदारों में हुए इस विवाद में एक पक्ष की 3 महिलाएं बुरी तरीके से घायल हो गईं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।